नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आज हम हिंदी व्याकरण के समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं समास किसे कहते हैं और समास का जो उदाहरण है उसको देख करके हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा समास है। तो देखते हैं समास की परिभाषा और उनके उदाहरण और परिभाषा को ध्यान में रख करके हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो देखिए, जो यह समास है, यह समास जो शब्द है ये दो शब्द के योग से बना है। सम धन आस, सम धन आस, इन दो शब्दों के योग से समास बना है। तो समास की परिभाषा जिसको हम आसान से शब्दों में कह सकते हैं कि समास है क्या, तो दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। समास का वैसे शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करना। जैसे बड़े बड़े शब्द हैं उन शब्दों को संक्षिप्त करके पास में बैठाना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है सम यानी पास और आस बैठाना, पास में बैठाना। तो समास को हम ऐसे समझ सकते हैं कि समास में दो शब्द पास में आकर के बैठेंगे। समास यानी संक्षिप्त करना। तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है, दो या दो से अधिक जो पद होंगे उनका मेल ही समास कहलाएगा। तो देखते हैं समास के कितने भेद हैं और उनको उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, समास इनके जो मुख्य भेद हैं, ये समास हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो हम आसान से शब्दों में इनको समझ सकते हैं 6 भेदों को। पहला जो भेद है समास का वह है अव्यय भाव। अव्यय भाव पहला जो समास है वह है अव्यय भाव। दूसरा जो समास है वह है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा भेद है वह है अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास। और जो तीसरा समास है वह है द्वंद्व समास। और चौथा जो समास है वह हमारा होगा बहुव्रीहि समास। और पांचवा जो भेद होगा वह हमारा होगा कर्मधारय। और जो अगला जो समास होगा हमारा 6 नंबर पे वह होगा द्विगु समास। तो हम देखते हैं समास को 6 भागों में बिल्कुल आसान से शब्दों में। अव्यय भाव समास 2 नंबर पे, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो हमने पदों के माध्यम से हम सीखेंगे। जो अव्यय भाव समास होगा इनमें प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान। यानी जो अव्यय भाव समास होगा उसमें पहला पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। यानी पद की दृष्टि से हम देखते हैं कि जो अव्यय भाव समास होगा उसमें पहला पद प्रधान होगा और जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होगा। द्वंद्व जो समास है इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों ही पद प्रधान होंगे। और जो बहुव्रीहि समास होगा इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद की
प्रधानता नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, अर्थ की प्रधानता होगी, यानी इसका अर्थ प्रधान होगा, अर्थ की प्रधानता होगी। और जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण और विशेष्य का मेल होगा, यानी पहला जो पद होगा वह विशेषण होगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। और जो द्विगु समास होगा इसमें पहला पद प्रथम पद संख्यावाची। ये समास के जो 6 भेद हैं इनकी बिल्कुल आसान सी परिभाषा ये है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो अव्ययभाव समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो द्वंद्व समास, और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं हो उसके अर्थ की प्रधानता हो वह समास बहुव्रीहि समास, और जिस समास का पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो वह समास कर्मधारय समास, और जिस समास के पहले पद में संख्यावाची शब्द हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। अब बात हम करते हैं अव्ययभाव समास की और इसको विस्तार से हम सीखते हैं। तो पहला जो पद होगा वह अव्यय होगा, यानी प्रथम जो पद होगा वह प्रथम जो पद है प्रथम पद अव्यय होगा, पहला जो पद है वह अव्यय होगा। यानी ऐसे शब्द, अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक से नहीं बदलते हैं उनको हम अव्यय कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वह समास अव्ययभाव समास होगा। और परिभाषा इसकी देखते हैं अव्ययभाव समास की, जिस समास के पहले जिस समास के पहले, यानी जो समास होगा समास के पहले क्या जुड़ा हो, उपसर्ग जुड़ा हो, यानी सामासिक जो पद है, समास का जो पद होगा उस पद के पहले उपसर्ग जुड़ा होगा। जैसे आ है, अन है, भर, प्रति, यथा, ये अगर पहले जुड़े हो तो वह समास अव्ययभाव समास का उदाहरण होगा। इस उदाहरण को, इस नियम को या अव्ययभाव समास को हम देखेंगे। जो संज्ञा शब्द है, जो भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, जो संज्ञा शब्द होंगे वे दोबारा आएंगे, पुनरावृत्ति होगी, तो वह समास हमारा अव्ययभाव समास होगा। तो अव्ययभाव समास की परिभाषा बहुत सारी है। जैसे देखते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है, जिस समास के पहले उपसर्ग जुड़े हो वह अव्ययभाव समास कहलाता है, और जिस समास में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति हो वह भी अव्ययभाव समास ही होता है। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, तो पहले ये यथा जुड़ा हुआ है, तो यह सामासिक पद है और इसको हम विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह है, समास का विग्रह होगा इस शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार हम और देखते हैं, जैसे आमरण, आमरण ये सामासिक जो पद है इसका विग्रह होगा मरण तक, मरण तक। इसी प्रकार हम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति देखते हैं। जैसे घर जो संज्ञा शब्द है ये दोबारा लिखेंगे हम, घर और घर, यानी जो संज्ञा शब्द होंगे, जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों की जो पुनरावृत्ति होगी, जैसे हम यहाँ लिखते हैं घर घर, ये जो संज्ञा शब्द है इस संज्ञा शब्दों की जहाँ पुनरावृत्ति होगी, जैसे घर घर 2 बार आ गया तो
यह समास भी अव्ययभाव समास होगा और इस समास का विग्रह होगा एक घर से दूसरे घर, एक घर से दूसरे घर। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण है, जैसे प्रतिदिन, प्रति छात्र, प्रति रात, घर घर, नगर नगर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हाथों हाथ, बातों बात, रातों रात। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे अव्ययभाव समास के। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। दोनों जो पद होंगे, दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होगा। दो पद होंगे, उन दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होगा। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय है, तो इसमें जो दूसरा पद है ये प्रधान है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो यह होगा विद्या का आलय। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, तो समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे वनवास, तो वनवास का सामासिक जो पद है इसका विग्रह होगा वन में वास। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो पद होगा, दोनों पदों के बीच में किसका लोप होगा, कारक चिन्हों का लोप होगा। जैसे विद्या और आलय में कारक चिन्ह का लोप यहाँ हो गया विद्यालय में। और इसी प्रकार रसोई के लिए जो घर है, रसोई के लिए घर, ये जो कारक चिन्ह के लिए है इसका लोप ही हो गया यहाँ पर। ये जो वन में वास है, इसी प्रकार वनवास में का लोप हो गया। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास का, जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। इसी प्रकार तुलसी कृत्य, तुलसी के द्वारा कृत्य। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे दिन कर, दिन को करने वाला। इस प्रकार हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब हम उठते हैं अगले समास पर, जो द्वंद्व समास है उसकी तरफ। तो द्वंद्व समास जो है उनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी जब द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो देखते हैं द्वंद्व समास को, दोनों पद प्रधान होगा। वैसे नाम से ही स्पष्ट है द्वंद्व, द्वंद्व यानी जो दोनों ही पद है ये दोनों ही पद प्रधान होगा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो बीच में च आएगा, बीच में कोई और आएगा। और कब आएगा, जब दोनों एक जैसे होंगे। और इस समास का आसान सा बिल्कुल सा उदाहरण को पहचान सकते हैं कि इस समास में, द्वंद्व समास में एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे और दोनों पदों के बीच में और लिखेंगे, दोनों पदों के बीच में और लिखेंगे, यानी दोनों पद होंगे उनका जो समास विग्रह करेंगे, दोनों पदों के बीच और शब्द आएगा, और आएगा। और ये द्वंद्व जो समास होगा इसका उदाहरण देखेंगे कि एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, जैसे माता पिता, माता पिता ये दोनों ही पद प्रधान है। हमारे लिए माता और पिता ये दोनों ही प्रधान है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। इसका समास विग्रह करेंगे हम तो बीच में और लिख देंगे, माता और पिता। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे दिन रात, दिन और रात, दिन और रात। इसी प्रकार हम बहुत सारे और उदाहरण देखते हैं जो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जैसे ऊंच नीच, पाप पुण्य, दाल बाटी, साग सब्जी, यानी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसके बीच में हम और या अथवा लिखते हैं। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में हमने पढ़ा
कि बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, उसके अर्थ की प्रधानता होती है। जो बहुब्रीहि समास होगा उसके अर्थ की प्रधानता होगी, दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, उसके अर्थ की प्रधानता होगी। तो देखते हैं, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसके हैं? शिव जी के हैं। बात हम शिव की कर रहे हैं तो इसका समास विग्रह होगा तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, वह कौन? शिव, वह कौन? शिव। इसी प्रकार हम देखते हैं दशानन, दशानन यानी 10 और आनन, समास का हम विग्रह करेंगे 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, तो वह कौन होगा? 10 है आनन जिसके, वह कौन? 10 सिर वाला कौन? रावण। तो समास जो होगा इनका दोनों ही पद प्रधान नहीं होगा, ये दोनों ही पद प्रधान नहीं। इसी प्रकार हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, तो समास विग्रह करेंगे, तो विग्रह करेंगे उसमें हम क्या लगेंगे, लिखेंगे जिसका, जिसके, जिसकी। अगर सामासिक विग्रह आएगा, समास का विग्रह आएगा और उसमें हमें मिल जाएगा जिसका, जिसके, जिसकी, तो वह समास होगा बहुब्रीहि समास। तो इसका हम लंबोदर का समास विग्रह क्या करेंगे? लंबा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, वह कौन? गणेश। लंबा है उदर जिसका, वह कौन? गणेश। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं हो, उसके अर्थ की प्रधानता हो, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब हम अगले समास को देखते हैं। कर्मधारय समास में क्या होगा? कर्मधारय समास में जो पहला पद होगा वह विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वह विशेष्य होगा, और समास हम विग्रह करेंगे तो उसमें रूपी या फिर जो लिखेंगे, जैसे नील कमल, नील कमल, तो जो नील और उसके बाद कमल, तो इनका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। तो पहला पद क्या है? विशेषण, और दूसरा पद है विशेष्य। जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वह समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कर्मधारय समास का कृष्ण शरफ, कृष्ण शरफ, तो कृष्ण का अर्थ है काला, काला है जो शरफ, काला है जो शरफ। तो पहला जो पद होगा वह विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वह संज्ञा शब्द होगा, विशेष्य शब्द होगा। तो यह कर्मधारय समास कहलाएगा। अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में नाम से ही स्पष्ट है, वैसे ये समास सभी नाम से ही और पद से ही पहचाने जा सकते हैं। हम बात करते हैं द्विगु समास की, तो हम द्विगु समास को हम यहाँ देखते हैं। द्विगु समास को द्विगु, द्वि और गु, द्विगु, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो और उसके बाद गाय, यानी ये दो पद हुए, एक तो दो और एक गाय। तो दो, यह पहला पद क्या है? संख्यावाची है, संख्या, पहला पद संख्या है और दूसरा शब्द संज्ञा है। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह समास द्विगु समास कहलाता है। और इसका समास विग्रह करेंगे हम, सामासिक शब्द का विग्रह करेंगे तो इस समास में हम समूह है या फिर समाहार लिखेंगे, समूह है या समाहार लिख देंगे। समास विग्रह करेंगे तो समूह है या समाहार लिख देंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं पंचवटी, पंचवटी, तो पंचवटी, पंच, पंच का अर्थ है पाँच, पंच, पंच का मतलब पाँच,
वट का मतलब वृक्ष, 5 वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह है या समाहार, 5 वृक्षों का समूह है या समाहार। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे नवरात्र, नवरात्र। तो नव का मतलब, नव का अर्थ 9 और रात्र का मतलब रातों का या रात्रियों का, 9 रात्रियों का समूह है या फिर समाहार। तो इस प्रकार हम देखते हैं द्विगु समास को कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा शब्द हो तो उस समास को हम द्विगु समास कहते हैं। एक बार हम सारांश में दोबारा देखते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अविभाव समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं हो वह बहुव्रीहि समास, और जिस समास में विशेषण और विशेष्य का बोध हो, ज्ञान हो, वह कर्मधारय समास, और जिस समास में पहले संख्यावाची शब्द हो वह द्विगु समास कहलाता है।